हर साल दुनिया उन कुछ खास लोगों को सलाम करती है जिन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो चलिए आज 2025 के उन विजेताओं और उनकी अविश्वसनीय खोजों के बारे में जानते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को एक नई दिशा दी है। और ये सबना एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होता है। आखिर एक आइडिया पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है? आज हम जिन खोजों की बात करेंगे वे सभी इसी एक सवाल का जवाब हैं। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे 6 अलग अलग दुनियाओं में। हम देखेंगे कि कैसे हमारे शरीर के शांति दूत हमें बीमारियों से बचाते हैं, क्वांटम की अजीबोगरीब दुनिया को समझेंगे, भविष्य के जादुई स्पंज के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कला, शांति और इनोवेशन कैसे हमारी दुनिया को नया आकार दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चिकित्सा यानी मेडिसिन से। इस साल ये पुरस्कार मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकाबूची को दिया गया है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे शरीर की रक्षा करने वाली प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाया है। इसे समझने के लिए पहले पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को समझना होगा। जरा सोचिए, हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो एक बहुत ही ताकतवर सेना की तरह है। लेकिन क्या हो अगर यही सेना अपने ही लोगों पर हमला करने लगे? बस यही इम्यून टॉलरेंस वो सेफ्टी स्विच है जो हमारी सेना को बाहरी दुश्मनों और शरीर के अपने ही स्वस्थ सेल्स के बीच फर्क करना सिखाता है। तो इन विजेताओं ने क्या किया? उन्होंने पता लगाया कि रेगुलेटरी टी सेल्स या ट्रैग्स हमारी इम्यून सिस्टम के असली शांति दूत हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने FOXP3 नाम के एक मास्टर रेगुलेटर जीन को भी खोजा जो इन शांति दूतों को कंट्रोल करता है। असल में इसी खोज ने हमें समझाया कि हमारा इम्यून सिस्टम कब अटैक करना है और कब ब्रेक लगाना है, इसके बीच का बैलेंस कैसे बनाता है। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग ऑटो इम्यून बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये रिसर्च उन सभी के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। तो चलिए अब शरीर की दुनिया से निकलकर चलते हैं परमाणुओं की रहस्यमयी दुनिया में, यानी फिजिक्स में। इस बार ये पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरे और जॉन मार्टिनेज को मिला है। और इन्होंने एक ऐसे सवाल का जवाब दिया है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा था। देखिए, हम और आप जिस दुनिया में रहते हैं वहां के नियम तो सीधे साधे हैं। इसे क्लासिकल दुनिया कहते हैं। लेकिन जब हम एटम की दुनिया में जाते हैं तो वहां क्वांटम दुनिया के अजीब नियम चलते हैं, जहां कोई भी कण दीवार के आर पार जा सकता है। सालों तक ये दो दुनियाएं बिल्कुल अलग मानी जाती थीं, पर इन वैज्ञानिकों ने इनके बीच एक पुल बना दिया है। जरा सोच कर देखिए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्वांटम के अजीब नियम सिर्फ छोटे छोटे कणों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे हाथ में आ सकने वाली एक इलेक्ट्रिक चिप में भी हो सकते हैं। यही वो जबरदस्त खोज है जो क्वांटम कंप्यूटर और सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी की नींव रखती है। फिजिक्स के बाद अब बारी है केमिस्ट्री की, यानी कि वो विज्ञान जो बताता है कि चीजें बनती कैसे हैं। ये पुरस्कार सुसुमो केतगावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, जिसे शॉर्ट में MOFs कहते हैं, उसके विकास के लिए दिया गया है। तो आखिर ये MOFs है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर बने हुए छोटे छोटे क्रिस्टल वाले स्पंज हैं, या आप इन्हें मॉलिक्यूलर लेगो ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। ये इतने ज्यादा पोरस मतलब छिद्रों वाले होते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम MOF की सतह का एरिया एक फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा हो सकता है। और ये मॉलिक्यूलर स्पंज जो कमाल कर सकते हैं ना, वो सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। जरा सोचिए, ये रेगिस्तान की हवा से पीने का पानी बना सकते हैं, फैक्ट्रियों के धुएं से 90% तक कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारे शरीर में बिल्कुल सही जगह पर दवा भी पहुंचा सकते हैं। ये खोज क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों से लड़ने का एक नया रास्ता खोलती है। विज्ञान की इन हैरतअंगेज दुनियाओं से निकलकर अब चलते हैं कला की दुनिया में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोर्काई को। नोबेल समिति ने जो कहा वो अपने आप में बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उनकी जबरदस्त और दूरदर्शी रचनाओं के लिए है, जो दुनिया के भयानक माहौल के बीच भी कला की ताकत को फिर से जिंदा करती हैं। ये लाइन आज के मुश्किल समय में कला की अहमियत को बताती है। उनके लिखने का तरीका भी बहुत अलग है। वो इतने लंबे लंबे वाक्य लिखते हैं जो कई पन्नों तक चलते हैं। और ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है,
बल्कि ये समाज में फैली निराशा और अकेलेपन के डर को महसूस कराने का एक तरीका है। उनकी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि कला ही निराशा के खिलाफ हमारी सबसे नाजुक लेकिन सबसे मजबूत ढाल है। कला के बाद अब बात करते हैं उस हिम्मत की जो एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए चाहिए होती है। इस साल का शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मरिया कुरीना मशादो को दिया गया है। उनका पूरा संघर्ष एक लाइन में समझा जा सकता है। ये गोलियों के ऊपर मतपत्रों का चुनाव था। ये एक लाइन उनके लोकतंत्र के लिए अहिंसक संघर्ष के जज्बे को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी। उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा समय तक लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बिना हिंसा के एक लंबा आंदोलन चलाया। 2024 में उन्होंने पूरे विपक्ष को एक साथ लाकर 2 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स को निष्पक्ष चुनावों के लिए तैयार किया, जो शांति से बदलाव लाने की उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाता है। और आखिर में बात करते हैं अर्थशास्त्र की। ये पुरस्कार जोएल मोकियर, फिलिप एग्योन और पीटर हावेट को मिला है। उन्होंने हमें ये समझाया है कि किसी भी देश के तरक्की का असली इंजन क्या होता है। उनका सबसे बड़ा आइडिया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी रचनात्मक विनाश। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो प्रोसेस है जिसमें नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह ले लेती है। सोचिए कैसे स्मार्टफोन ने पुराने लैंडलाइन फ़ोन को ख़त्म कर दिया। इससे कुछ समय के लिए उथल पुथल तो होती है, लेकिन लंबे समय में देश की तरक्की इसी से होती है। इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है। एक तरफ मौकियार हैं जिन्होंने बताया कि तरक्की के लिए सिर्फ नई चीज़ें बनाना ही काफ़ी नहीं, ये समझना भी ज़रूरी है कि वो काम क्यों करती हैं। और दूसरी तरफ एग्योन और हावेट हैं जिन्होंने इसका एक पूरा मॉडल बनाकर दिखाया कि कैसे नई कंपनियां पुरानी को हटाकर ग्रोथ को आगे बढ़ाती हैं। ये दोनों आइडिया मिलकर हमें आर्थिक तरक्की की पूरी कहानी बताते हैं। तो आखिर 2025 के इन सभी नोबेल पुरस्कारों से हमें क्या सीखने को मिलता है? विज्ञान हमें न दिखने वाली चीजों को समझने की ताकत देता है ताकि हम दिखने वाली समस्याओं को सुलझा सकें। कला हमें मुश्किल समय में हिम्मत और जीने का मतलब देती है, और इंसानियत हमें एक बेहतर और इंसाफ से भरी दुनिया बनाने का हौसला देती है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सभी खोजों के साथ हमारी दुनिया का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? ये सोचना ही कितना कमाल का है कि ये आइडियाज़ आने वाले समय में इंसानियत को कहाँ ले जाएंगे।